नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे और मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले चर्चा करते हैं अरब आक्रमणकारी। और अरब आक्रमणकारियों के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो सबसे सफल अरब आक्रमणकारी में नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो सबसे सफल आक्रमणकारियों में नाम किसका आता है? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। ठीक है, इसके पहले भी, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस याद कुछ कुछ को करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? अरब आक्रमण। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ था? अरब आक्रमण का। उसमें सबसे सफल शासक के रूप में किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, 712 ईस्वी में उसको विजय प्राप्त हुई थी। इसके पहले भी आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, इसके पहले भी आक्रमण हो चुके थे, लेकिन वो असफल रहे। इसके पहले आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुंदैल ने आक्रमण किया था। ये भी अरब शासकों के माध्यम से भेजे गए थे। ठीक है, लेकिन ये जो अधिकार क्षेत्र यानी कि युद्ध में असफल रहे। अब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आए। मोहम्मद बिन कासिम कब आए? 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में जब ये आए तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था रावर का युद्ध। याद रखिएगा, रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दाहिर। उस समय पंजाब यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत का है और ये पाकिस्तान वाला है। तो पाकिस्तान वाला ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पंजाब का एरिया था। ये पूरा पंजाब का एरिया जिसमें सिंध आता है। ठीक है, इसमें सिंध आता है, लाहौर आता है। तो ये वाला जो एरिया था पूरा पंजाब। यहां पर किसका शासन चल रहा था? दाहिर का शासन था। यहां पर चल रहा था, दाहिर का शासन चल रहा था। ठीक है, दाहिर का शासन चल रहा था। तो दाहिर से जो युद्ध हुआ था वो युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। 712 ईस्वी में दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो गई थी, दाहिर पराजित हो गया था। ठीक है, इसके बाद लगातार वो क्षेत्र को जीतते गया। सबसे पहले देवल को जीता। ठीक है, देवल जो है वो एक बंदरगाह है। याद रखिएगा, उस समय बंदरगाहों का बड़ा महत्व रहता था। ठीक है, तो बंदरगाह को सबसे पहले जीता था। और एक चीज याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है जल मार्ग से आया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जल मार्ग से आया था। ठीक है, अब जल मार्ग से आने के बाद ये सबसे पहले देवल को जीता। देवल को जीतने के बाद ये देवल जो बंदरगाह था उस समय, ये देवल जो था वो बंदरगाह था। ठीक है, इसको जीता। इसको जीतने के बाद इसने सिंध को जीता। ठीक है, सिंध के बाद मुल्तान को जीता। यानी कि लगातार इसने युद्ध किए और युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो रावर का युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ था? दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ? जब 712 ईस्वी में ये युद्ध जीत गया तो उस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया, यानी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? 712 ईस्वी में जब इसको विजय प्राप्त हुई तो इसने, ठीक है, पहली बार भारत में 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा, जजिया कर के बारे में कहीं पूछा जाता है तो 712 ईस्वी में जब इसने युद्ध जीत गया था और इस क्षेत्र में इसका अधिकार हो गया था, इस क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया था, तब इसने इस क्षेत्र पर 712 ईस्वी में कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया टैक्स लगाया था। याद रखिए, पहली बार जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कब लगाया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, अभी जजिया टैक्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इनका आने का मकसद ये था। इनके आने का मकसद क्या था? इनके आने का मात्र ये मकसद था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना है आपको कि अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि उसके पहले असफल हो गया था। तो अरब आक्रमण सबसे सफल कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो सबसे फेमस युद्ध हुआ था वो रावर का युद्ध था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो दाहिर, जो इस समय यहाँ पर पंजाब प्रांत का शासक था, दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जब ये हुआ
तो इसने सबसे पहले देवल को जीता था, क्योंकि जल मार्ग से आया था। देवल एक बंदरगाह है जो पाकिस्तान में वर्तमान, अभी बंदरगाह है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो पहले बंदरगाह था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देवल को जीता, ठीक है, क्योंकि ये जल मार्ग से आया था। फिर सिंध को जीता, फिर मुल्तान को जीता, ठीक है। लगातार युद्ध इससे जीते गए, लेकिन सबसे फेमस जो युद्ध था वो था रावर का, ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले भारत में जजिया टैक्स किसने लागू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब लागू किया, 712 ईस्वी के बाद, ठीक है, इसने लागू किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जजिया टैक्स के बारे में अगर पढ़ा जाए तो जजिया टैक्स के बारे में कई बार मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। तो इसमें पहली बात तो ये जानना है कि जजिया टैक्स एक धार्मिक कर है, ठीक है, एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाता है, जो गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाता है। तो पहला चीज याद रखना है, जजिया टैक्स एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रारंभ किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 ईस्वी में किया था। उसने जजिया टैक्स लागू कर दिया, लेकिन इन्हें 5 लोगों को इससे राहत दी थी। पहला जो था वो बूढ़ा व्यक्ति, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो जजिया टैक्स नहीं दे सकता है, तो उसके लिए छूट है। बीमार व्यक्ति को भी छूट दिया था, महिलाओं को छूट दिया था, बच्चों को छूट दिया और ब्राह्मणों को छूट दिया था। तो ये 5 लोगों को उन्होंने जजिया टैक्स से छूट दिया, ठीक है, ये 5 लोग थे, ठीक है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है, तो फिरोज शाह तुगलक का जब शासनकाल आता है तो फिरोज शाह तुगलक में एक याद रखिएगा, ये हिंदू मां से गर्भ से पैदा हुआ शासक था, ठीक है। तो एक तरफ से फिरोज शाह तुगलक हिंदू मां के गर्भ से पैदा हुआ शासक था, तो कई लोग, ठीक है, इसको धर्म के प्रति, मतलब हिंदुओं के प्रति ज्यादा नरम भाव रखने के लिए इसके ऊपर आरोप लगाते थे। ऐसा बोला जाता है कि ये कट्टर मुसलमान नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार इस पर आरोप लगते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया था, उन आरोपों से परेशान होकर इसने ब्राह्मणों पर, याद रखिएगा, ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया था, जजिया टैक्स लागू कर दिया। पहले ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लागू नहीं था, ठीक है, और ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लागू किया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद अगला आता है अकबर, ठीक है। अकबर के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। अकबर एक महान सम्राट था, कई अच्छे काम किए इसने। तो अकबर के बारे में चर्चा की जाती है कि अकबर ने 1564 में 1564 ईस्वी में जोधाबाई के कहने पर, ठीक है, क्योंकि जोधाबाई क्या थी, एक राजपूत महिला थी, ठीक है। जोधाबाई के कहने पर अकबर ने 1564 में इसमें जजिया टैक्स में अस्थायी रोक लगा दी, अस्थायी रोक लगा दी, ठीक है। अस्थायी मतलब परमानेंट रोक नहीं लगाई थी, अस्थायी रोक लगा दी, क्योंकि अचानक किसी भी चीज में रोक लगा देने से आसपास के जो भी लोग रहते हैं वो कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अकबर ने 1564 में जोधाबाई के कहने से अस्थायी रोक लगा दी, ठीक है। उसके बाद अगला शासक आते हैं औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब कट्टर मुसलमान थे, कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 115 वर्षों बाद, याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बड़ा ही सख्त नियम कानून लागू किया था, ठीक है। और इन्होंने 115 वर्षों बाद 1679 में, याद रखिएगा डेट, 1679 में फिर से इस टैक्स को लागू कर दिया गया था, यानी जजिया कर को इसने फिर से लागू कर दिया। कब लागू किया, 115 वर्षों बाद 1679 में इसने जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया। यहां तक जजिया टैक्स आ गया। उसके बाद अंतिम शासक आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, स्थायी रूप से खत्म कर दिया। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया टैक्स को पूरी तरीके से खत्म किसने किया है, तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ये अस्थायी रूप से बंद किसने किया है, तो सम्राट अकबर, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और 5 लोगों को मुक्त, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने चालू किया, ठीक है। तो ये जजिया टैक्स के, जजिया कर के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद दूसरा आक्रमण करते हैं तुर्क आक्रमण, ठीक है। तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ते हैं, केवल मेन चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहला जो वंश आता है, ठीक है, वो यामनी वंश, ये गजनी वंश का ही दूसरा नाम है, ठीक है, इसे बोलते हैं यामनी वंश, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस वंश का दूसरा नाम है, तो ये यामनी वंश। ये कब है, ये 932 ईस्वी में सक्रिय था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना अल्पतगीन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, अल्पतगीन ने की थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा शासक आता है जिसका नाम प्रीतगीन है, ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीतगीन है, ठीक है। और प्रीतगीन के समय ही पहला तुर्क आक्रमण हुआ था भारत में, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो प्रीतगीन के समय सबसे पहला तुर्क आक्रमण भारत में हुआ था 972 ईस्वी में, ठीक है, 972 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, एक चीज याद रखिएगा, जब यहां तुर्क आक्रमण हो रहे थे तो पंजाब प्रांत में शाही वंश का शासन चल रहा था, शाही वंश का शासन चल रहा था। और शाही वंश के जो शासक थे उनका नाम था जयपाल, याद रखिएगा, शाही वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था, जयपाल। तो याद रखिएगा, जब तुर्क आक्रमण हो रहे थे और इसके पहले जब अरब आक्रमण हो रहे थे, तो पंजाब के सिंध प्रांत का शासक कौन था, दाहिर था, ठीक है, सिंध प्रांत का शासक कौन था, दाहिर था। लेकिन जब तुर्क आक्रमण हो रहा है तो पंजाब में शाही वंश का शासन चल रहा है और यहां पर इसके शासक कौन है, जयपाल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, मोहम्मद जो गजनबी, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा करनी है, यह सुबुत्तगीन का पुत्र था। सुबुत्तगीन कौन था, ये अल्पतगीन का खरीदा हुआ गुलाम था और इस गुलाम का पुत्र था मोहम्मद गजनबी, इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनबी के बारे में अगर चर्चा करती हैं तो 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ये गजनी का शासक कब बना था, 998, ठीक है, 998 ईस्वी में ये गजनी साम्राज्य का या गजनी का शासक बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, 27 वर्ष की उम्र में 998 में गजनी का ये शासक बना। अब गजनी का शासक बनने के बाद इसने बगदाद के खलीफा से, उस समय बगदाद के खलीफा को मुसलमान अपना धर्म गुरु मानते थे, ठीक है। तो जब भी कुछ नेक काम होता था या कोई शासक जो है किसी क्षेत्र को जीत कर उस पर अधिकार कर लेता था, उसी कुर्सी में बैठता था, तो बगदाद के खलीफा से एक मान्यता प्राप्त करता था, ठीक है, बगदाद के खलीफा से एक मान्यता प्राप्त करता था, ठीक है, बगदाद के खलीफा से, ठीक है। तो बगदाद के खलीफा से इन्होंने अपने पद की मान्यता ली, ठीक है, बगदाद के खलीफा से इन्होंने अपने पद की मान्यता ली और उसके बाद दो उपाधि धारण की थी, दो उपाधि धारण की, यमीनुद्दौला, यमीनुल मिल्लाह की उपाधि, यानी दो उपाधि धारण की थी, यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो दो उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा, ठीक है, दो उपाधि धारण। तो याद क्या करना है, बस इतना याद करना है कि तुर्क आक्रमण में सबसे पहले यामनी गजनी वंश 932 ईस्वी, ठीक है, स्थापना अल्पतगीन ने की थी। डायरेक्ट आ जाओ अब मोहम्मद गजनवी पर, ठीक है, मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की उम्र 998 में गजनी का शासक बना। इसने बगदाद के खलीफा से पद की मान्यता ली और दो उपाधि धारण की, यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह की उपाधि धारण की। इसने भारत पर लगातार कितने आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे, भारत पे लगातार 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना, ठीक है, ये जानते थे कि यहां पर टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए इनका मेन उद्देश्य रहता था जितना लूट सकते हो लूटो और फिर वापस अपने यहाँ स्थान चलो, क्योंकि उस समय बड़ा कोई शासक नहीं था। अशोक के समय आते, अकबर के समय आते, औरंगजेब के समय आते, तो उस समय की बात अलग है। अब यहां पर इनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना, ठीक है। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले इसने मंदिरों को लूटना चालू किया। पहले इधर उधर के क्षेत्र को, छोटे शासकों को लूटता था, ठीक है, अधिकार करता था क्षेत्र में, लेकिन धीरे धीरे इसको पता चला कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धन मंदिरों पे रहता है, ठीक है, क्योंकि मंदिरों की मूर्तियों पर बहुत सारे श्रृंगार किए जाते हैं, धन दौलत अपार रहता है, उसके लिए अलग से खजाना का, मतलब एक तरीके से उनके श्रृंगार में जो भी सोना चांदी, ठीक है, हीरा जवाहरात रहता है, वो वहां पर मंदिरों में उसको रखा जाता है
और इसको जब पता चला तो ये मंदिरों को लूटने का काम किया, और उसी में इसका नाम पड़ गया मूर्ति भंजक आक्रमणकारी। तो इतिहास में मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को। ये मंदिरों को लूटता था और मूर्तियों को खंडित कर देता था, मूर्तियों को तोड़ देता था, ठीक है। तो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है, ठीक है। इसके समय इसे सबसे पहला आक्रमण इसने जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। क्योंकि उस समय पंजाब, अगर यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना के मैं दिखाऊं, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, तो पाकिस्तान का ये वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब वाला है, ठीक है। इस पर आक्रमण किया किसने? मोहम्मद गजनवी में। और उसने 1001 ईस्वी में किसको पराजित किया? जयपाल को पराजित किया। क्योंकि शाही वंश का राजा जयपाल पंजाब के क्षेत्र का एकाधिकार इसी के पास था, तो इसको सबसे पहले पराजित किया। और कोई भी आएगा इधर से, मान लो तो अफगानिस्तान से होते हुए कोई भी इधर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले देखोगे आप तो यहाँ पर ये है, ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। पाकिस्तान वाला एरिया के इधर अगर देखोगे तो ये अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ जाएगा। और यहीं पर एक बहुत पर्वत बड़ा श्रृंखला है जिसे हिंदुकुश पर्वत है। क्या कहते हैं? हिंदुकुश पर्वत। और अगर हमारे देश में प्रवेश करना है तो यही एक मार्ग है, नहीं तो इधर पड़ जाती है क्या? अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, आने का कोई रास्ता ही नहीं था, पहले इतना व्यवस्था भी नहीं थी। तो यही से सबने प्रवेश किया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्रा था। ये जो हिंदुकुश पर्वत है इसको पार करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बीच में दर्रे होते हैं, और दर्रा जो रहता है वो दो पहाड़ों, दो पर्वत श्रेणियों के बीच एक सकरा जगह रहता है जो आवागमन का मार्ग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से जितने भी आक्रमणकारी है वो भारत पे प्रवेश करते थे, और जब वे भारत पे प्रवेश करने के लिए यहाँ से इंटर करते थे तो उनको पंजाब वाले क्षेत्र को पार करना ही पड़ता है। यानी सबसे पहला युद्ध कहाँ होगा? पंजाब वाले क्षेत्र में होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला युद्ध हुआ 1000 ईस्वी में, इसने जीत गया पंजाब के क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद इसने 1008 ईस्वी में, याद रखिएगा, नगरकोट जो हिमाचल प्रदेश के पास है वहां पर सबसे पहले इसने मंदिर को लूटा। और उसके बाद इसको पता चल गया कि यहाँ पर अगर धन प्राप्त करना है तो केवल और केवल मंदिर को ही टारगेट करो। तो सबसे पहला 1008 ईस्वी में इसने सबसे पहला नगरकोट के मंदिर को लूटा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, लगातार आक्रमण इसने किए। 15वां आक्रमण, क्योंकि यही तीनों आक्रमण के बारे में पूछा जाता है, 15, 16 और 17, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो 15वां आक्रमण इसने किया था गुजरात पर, याद रखिएगा, 15वां आक्रमण इसने कहा किया? गुजरात पे किया। उसके बाद 16वां आक्रमण, क्योंकि गुजरात के शासक को हराएगा तभी तो सोमनाथ मंदिर तक पहुंचेगा, तो इसने 15वां आक्रमण 1024 में गुजरात अभियान किया, ठीक है। गुजरात अभियान जीतने के बाद इसने 16वां आक्रमण, याद रखिएगा, 16वां आक्रमण जो है 1025 में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। कब किया? 1025 में किया। और कहां किया? सोमनाथ मंदिर, जो कहां है? गुजरात में। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने 16वां आक्रमण किया 1025 में, और इसने इतना धन प्राप्त हुआ इसको कि मंदिर पे आक्रमण किया और करीबन 20 लाख दिनार, उस समय की बहुत बड़ी कीमत थी, इतनी संपत्ति उसको हाथ लगी, इतनी बड़ी संपत्ति हाथ लगी, ठीक है, जिसने उसने कल्पना नहीं की थी। तो 20 लाख दिनार की संपत्ति उसको हाथ लगी। अब इतनी बड़ी संपत्ति अगर लेके जाओगे तो आसपास के क्षेत्रों में तो खबर फैलेगी ही फैलेगी, ठीक है। तो इतनी संपत्ति लेकर जब मोहम्मद गजनवी, ठीक है, इतनी संपत्ति लेकर, ये गुजरात वाला है, तो ये गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर है। अब यहां से अगर आप लेके जाओगे तो एक बड़ा क्षेत्र को कवर करते हुए उसी रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से आप आए हो, तो इतने बड़े क्षेत्र को आप कवर करते हुए जब जाओगे तब रास्ते में ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धन तो सबको चाहिए। तो इस प्रकार जाने पर, क्योंकि उस समय व्यवस्था भी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो आपको तो जंगलों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है, जंगलों से होकर भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जंगलों की मात्रा ज्यादा थी, अभी वर्तमान में तो कम है। तो यहां से अपने ये धन को, 20 लाख दिनार वाले धन को लेकर जब ये वापस लौट रहा था, ठीक है, तो हरियाणा के आसपास जाटों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही ये किनारे पहुंचता है तो जाट लोग, ठीक है, जो जाट है, ठीक है,
जो जाट जनजाति के लोग हैं उन्होंने अटैक कर दिया था किसके ऊपर, मोहम्मद गजनवी के ऊपर। ठीक है, अब अचानक आक्रमण हुआ, जंगल के आसपास के क्षेत्र में छुपे थे, अचानक इन्होंने अटैक कर दिया और अटैक करने के जैसे अटैक किए मोहम्मद गजनवी को कुछ पता नहीं चला और यहाँ पर थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना इन्होंने धन लूट लिया। किसका, मोहम्मद गजनवी का। जब मोहम्मद गजनवी का धन लूट लिया तब मोहम्मद गजनवी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा और उसने संकल्प लिया कि इनसे युद्ध तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो 17वां जो युद्ध थे, ठीक है, 17वां आक्रमण जो था वो 1027 में हुआ था, किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। तो अंतिम जो आक्रमण हुआ था इसका, ठीक है, 17वां आक्रमण अंतिम था, क्योंकि इसने भारत पर टोटल कितने आक्रमण किए थे, 17। तो 17 आक्रमण किया था 1027 में, किसके खिलाफ, जाटों के खिलाफ। क्यों किया था, क्योंकि ये जब धन ले जा रहा था तो इसका कुछ हिस्सा उन्होंने लूट लिया था। तो अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ हुआ, जाटों के खिलाफ हुआ। और याद रखना, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला सबसे पहला शासक है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, सबसे पहला शासक कौन है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अब सोमनाथ मंदिर पर तो आक्रमण हो गया था, लेकिन पुनः निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने। ठीक है, सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने उसका पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान करवाया था। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक है, अब इसके साथ कई बार पूछता है इसके साथ आने वाले लेखकों के बारे में। ठीक है, कई सारे लेखक भी आते थे साथ में। ठीक है, अब इसके साथ आए थे अलबरूनी, ठीक है, फिरदौसी, उल्बी और फारूकी। ये फेमस लेखक है तो याद कर लीजिएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी और फारूकी नामक जो लेखक है वो इसके साथ आए। ठीक है, तो यहां से इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था वो अफगान के आसपास एक गौर प्रदेश था, वहां का शासक था, गौर प्रदेश था और वहां का शासक था। और एक और चीज बता दो, अफगानिस्तान जो है वो पहाड़ी एरिया है। अफगानिस्तान क्या है, पहाड़ी एरिया। और वहां पर कौन सा फेमस पर्वत श्रृंखला है, हिंदुकुश पर्वत। तो अफगानिस्तान में ज्यादा खेती नहीं होती, अफगानिस्तान में ज्यादा खेती नहीं होती, वहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है तो अफीम की खेती होती है। तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा खेती नहीं होने का कारण वहां की पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, और कौन सा पर्वत श्रृंखला है, हिंदुकुश पर्वत। इसीलिए अफगानिस्तान खाने पीने की चीजों में दूसरे देश पर ज्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्र में तो निवास करता था लेकिन ज्यादा धन संपत्ति थी। अब जब ज्यादा धन संपत्ति नहीं रहेगी तो व्यक्ति अपना शासन को या धन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र पर अटैक करेगा। और यही की चीज किया मोहम्मद गौरी ने। गौरी जब 1173 ईस्वी में ये शासक बना तो शासक बनने के बाद इसने 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, मुल्तान यानी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान, वहां पर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने के बाद यह जीत गया। ठीक है, आक्रमण करने का पहला युद्ध तो इसने जीत लिया। अब जब आप पहला युद्ध जीत लेते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसके बाद तो मैं सारे युद्ध जीत लूंगा, यही कॉन्फिडेंस इस पे आ गया। और इसके बाद आसपास के जो इसके सैनिक थे उन्होंने भी इसकी खूब वाहवाही की, तो ये इसको लग गया कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अब इसके बाद इसने मोहम्मद गजनवी के बारे में सुना था, उसने कहां कहां अटैक किया था, तो इसने विचार बनाया कि पाटन गुजरात पर अटैक करते थे। ठीक है, जैसे मोहम्मद गजनवी ने किया वैसे ही मोहम्मद गौरी ने सोचा कि गुजरात पर अटैक करते हैं। ठीक है, वहां कोई ना कोई दूसरा मंदिर मिल जाएगा, हम भी लूटेंगे। ठीक है, तो इसने पाटन गुजरात पर अटैक किया 1178 में। 1178 में, ठीक है, इसने गुजरात, पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, और गुजरात आक्रमण किया, वहां का शासक था भीमद्वितीय। और भीमद्वितीय इससे कई गुना सक्षम युद्ध में। ठीक है, भीमद्वितीय ने इसको इतना तरीके से पराजित किया कि इसको दोबारा युद्ध करने में बहुत समय लगा। तो याद रखिएगा, दूसरा जो अभियान था वो पाटन गुजरात अभियान था, जिसमें भीमद्वितीय ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया था। और पराजित होने के बाद ये वापस आ गया, गौर प्रदेश वापस आ गया था, डर गया था। ठीक है, तो पहला युद्ध इसने किसने मुल्तान में किया, उसका क्षेत्र को जीत लिया। दूसरा युद्ध इसने पाटन गुजरात पे किया था अभियान, भीमद्वितीय वहां के शासक थे, उन्होंने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद इसने गुजरात छोड़ दिया। ठीक है,
उसके बाद इसने गुजरात पर दूसरा अटैक नहीं किया। अब यहाँ पर इसने मुल्तान को जीत लिया, मुल्तान वाले एरिया में, ठीक है। इसने पाटन गुजरात पर अटैक किया, हार गया। अब इसकी दृष्टि कहां पर पड़ी? राजस्थान तरफ। अब इसकी दृष्टि कहां पर पड़ी? राजस्थान तरफ। अब राजस्थान का उस समय जो शासक था, सबसे मेन जो शासक था राजस्थान वाला एरिया में, वो था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान जो था, ठीक है, उससे युद्ध करा, ठीक है। अब कब युद्ध किया? 1191 में। 1191 में सबसे पहला युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध। अब तराइन के युद्ध में सबसे पहले इसने पृथ्वीराज चौहान से पहला युद्ध किया था, ठीक है। कौन? मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान ने इसको बहुत ही बुरी तरह पराजित किया था, बहुत ही बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है। इतिहास में बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छा शासक भी था और सबसे अच्छा योद्धा भी था, ठीक है। उसकी आंख में अगर पट्टी बांध दोगे, ठीक है, तो वह एक आवाज सुन के भी पता लगा लेता है कि उसको निशाना कहां लगाना है। तो इसीलिए बहुत अच्छे शासकों में से एक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया था और मोहम्मद गौरी को मारे बगैर छोड़ दिया था। ये पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती, ठीक है। अब इस अपमान से मोहम्मद गौरी इतना आहत हुआ कि इसने कसम खा ली कि किसी भी तरीके से किसको हराना है? पृथ्वीराज चौहान को हराना है। अब पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए डायरेक्ट तो युद्ध करता तो पृथ्वीराज चौहान फिर से हरा देता, ठीक है। अब इसने डायरेक्ट युद्ध करने की जगह एक रणनीति अपनाई और जो हमारे देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है वो हमारे देश के जयचंदों ने बर्बाद किया, ठीक है। इसमें इसका जो सेनापति था, ठीक है, वो था जयचंद इसका सेनापति, ठीक है। अब जयचंद सेनापति था। अब ये जयचंद को मोहम्मद गौरी मिले। मोहम्मद गौरी मिलने के बाद उसको सपना दिखाएं कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो अगर पृथ्वीराज चौहान को मैं हरा देता हूं तो मैं तुम्हें वहां का शासक बना दूंगा। यानी शासन के लिए, यानी कि शासक बनने के लिए जयचंद मोहम्मद गौरी की बात मान लिया। और मोहम्मद गौरी की बात मानने के बाद जब मोहम्मद गौरी को एहसास हो गया कि जयचंद अब हमारे लिए युद्ध करेगा, तो इसने अगला युद्ध तराइन का अगले ही साल, क्योंकि अगले ही साल इसने दूसरा युद्ध किया था, तराइन का दूसरा युद्ध। जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो कुछ सैनिक जो थे, ठीक है, वो जयचंद की बात मानने के लिए राजी हो गए और कुछ जो सैनिक थे वो अपने शासक के प्रति वफादार रहे, ठीक है। तो जब अचानक अब इस बार, ठीक है, तो इस विषय में उसको कुछ पता नहीं था, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि हुआ क्या है। तो जब यहां पर की सेना आसपास आ गई, ये सेना है, ठीक है, और ये दूसरी सेना, ठीक है, आसपास आ गई। अचानक युद्ध का जब ऐलान हुआ, ठीक है, तो युद्ध में जब ऐलान हुआ तो थोड़ी देर बाद, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि कुछ सैनिक जो हैं, हमारे ही कुछ सैनिक अपने ही सैनिक को मारने लगे, ठीक है, कुछ सैनिक हमारे ही सैनिक को आपस में ही लड़ने लगे। तो ये चीज देखकर पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा से दिशा या दिमाग डाइवर्ट हुआ, मन भटका और इसी चक्कर में पृथ्वीराज चौहान घायल हो गया। और पृथ्वीराज चौहान जब घायल हो गया तो मोहम्मद गौरी के जितने भी सैनिक थे उन्होंने एक साथ आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने क्या करा लिया? बंदी बना लिया। जयचंद के धोखा देने के कारण पृथ्वीराज चौहान का ध्यान भटका युद्ध से, और जब युद्ध से ध्यान भटकता है, एम से ध्यान भटकता है, तो कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। और पृथ्वीराज चौहान को कई सैनिकों ने बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी के, और पृथ्वीराज चौहान जो था वो इतना ज्यादा घायल हो गया था कि उसके बाद उसको बंदी बनाकर, ठीक है, बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी जो था, ठीक है, उसके बाद उसको बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी जो था वो अपने गौर क्षेत्र ले गया था। लेकिन जब उसको पराजित कर दिया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने गौर क्षेत्र यानी कि अपने शासन वाले क्षेत्र में जहां से वो आया था वहां ले गया, ठीक है। अब होता क्या है कि 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि मुझे शासक यानी कि मुझे अब शासक बनाओगे, लेकिन ऐसा आपने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपने शासक का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, ठीक है,
इसीलिए 1194 में अंतिम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। और इस युद्ध में जयचंद मारा गया। ठीक है, जयचंद मारा गया था। तो याद अपने को बस ये रखना है मोहम्मद गौरी में कि बस 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान को जीता। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, भीमदूती ने उसको पराजित किया। और ये लगातार 3 युद्धों के बारे में तो जनरली सबको पता रहता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, 2 युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीते, एक युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीते, और एक युद्ध जो पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान किसकी वजह से? जयचंद की धोखे की वजह। मोहम्मद गौरी की खास बात यह थी कि जिस क्षेत्र को वो जीतता था वहां पर शासन नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे, जब ये वापस अपने गौर क्षेत्र गया तो अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलामों को सौंप कर वहां से गया। ठीक है, और इसका सबसे फेमस गुलाम जो था, इसका सबसे फेमस गुलाम जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, अब उसके बाद अगर पढ़ोगे तो गुलाम वंश चालू होता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी अपने जो जीते हुए क्षेत्र है वो अपने गुलामों को देकर अपने क्षेत्र को वापस लौट गया। और इसकी मृत्यु कब हो गई? 1206 में। तो 1206 में मृत्यु हो गई। और इसी 1206 के बाद, ठीक है, इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से। और सबसे पहला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत का वो गुलाम वंश है। और गुलाम वंश नाम किस लिए पड़ा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण, क्योंकि ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इसने कभी भी अपने आप को स्वतंत्र रूप से शासक घोषित नहीं किया, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब तक मोहम्मद गौरी था तब तक ये लगातार उसको क्या देता था? एक टैक्स के रूप में देता था। और उसके मरने के बाद भी ये लंबे समय तक अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत यहाँ 1206 से चालू होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें कितने वंश आते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, उसमें शासक कौन से थे और उसके द्वारा किए गए आक्रमण और अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।